बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। जो दो सेनेट की सीट्स खाली हुई हैं, हमारे निसार अहमद खोड़ो साहब जो सेनेटर थे और उनकी टर्म 2027 में ख़त्म होनी थी, वो सूबाई असम्बली के मेंबर इलेक्ट हुए हैं। उसके साथ साथ जाम मेहताब डहर साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर थे और उनकी भी टर्म 2027 में ख़त्म होनी थी, वो भी एज़ मेंबर प्रोविंशियल असम्बली इलेक्ट हुए हैं। ये दो सीटें खाली हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसका स्केड्यूल दिया और आज आखिरी दिन है नॉमिनेशंस जमा कराने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से जाम सैफुल्लाह खान धारेजो और असलम अबड़ो साहब, इन दोनों को सेनेट के लिए नॉमिनेट किया गया है। आप जाम साहब को मेरे तो पुराने साथी हैं, 2002 में हम सूबाई असम्बली के मेंबर साथ थे, वो उससे भी पहले। और जाम साहब को ये इंशाल्लाह ताला होगा फ़ख्र हासिल के वो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और इंशाल्लाह ताला अब सेनेट के मेंबर भी बनेंगे। उसके साथ साथ असलम अबड़ो साहब भी पिछली असम्बली में मेंबर थे सूबाई असम्बली के। उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट जैकबाद के सदर रहे हैं, पार्टी के पुराने कारकुन हैं। इन दोनों को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। हमने दो कवरिंग कैंडिडेट्स भी पार्टी के डायरेक्शन के मुताबिक भरवाए हैं, वकार मेहदी साहब और आजिज़ धामरा साहब। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होने हैं। इन इलेक्शंस के लिए दो उम्मीदवार जितवाने के लिए 108 वोट की ज़रूरत है, यानी 54 एक को अगर वोट मिले। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे पास 112 तो मुझे वोट मिले थे, लेकिन 2 वोट और हमारे अभी निसार खोड़ो साहब और जहाँ मेहताब साहब वोट ले लेंगे तो 114 वोट हमारे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कंफर्टेबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दोनों सीटें जीत लेगी। मैं एडवांस मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ दोनों सेनेटर्स को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनको नॉमिनेट किया है। और इंशाल्लाह ताला उसके साथ साथ उससे पहले 9 तारीख को सदर पाकिस्तान की इलेक्शन है। मैं उस सिलसिले में भी आसिफ अली जरदारी साहब को एडवांस मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह की करम से वो भी सदर इलेक्ट हो जाएंगे। जहाँ हम सैफुल्लाह साहब दो कुछ लफ्ज़ कहना चाहते हैं, उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो मैं ले लूँगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब। मैं सबसे पहले हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का, को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और मोहतरमा फरजाल टालपुर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद करके मुझे सेनेट में ये ऑनर दिया। जैसे आप सीएम साहब ने बताया कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं सूबाई असम्बली में भी रहा हूँ, कौमी असम्बली में भी रहा हूँ, और ये सेनेट का अगर मैं बन जाता हूँ तो मैं अपने आप के लिए बहुत बड़ा ऑनर समझता हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस सूबे की मुल्क की खिदमत करें और इंशाल्लाह जो उन्होंने पार्टी लीडरशिप ने एतमाद किया है उस एतमाद पे पूरा उतरें। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने कायदीन का शुक्रगुजार हूँ, आसिफ जरदारी साहब का, बिलावल चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब का, आदि फरियाल का, सीएम साहब का, कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और मुझे जो है सेनेट का टिकट दिया। मैं इंशाल्लाह अपने पार्टी के लिए वहाँ बेहतर जो भी होगा वहाँ बात करूँगा और अपने मिसाइल भी वहाँ बात करूँगा और इंशाल्लाह अपने पार्टी के एतमाद में भी पूरा उतरूँगा। बड़ी मेहरबानी। सर ये बता दें कि क्या एमकेएम से रब्ता किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये देखिए, ज़रूरी सवाल है कि एमकेएम और नून लीग के दरमियान एक मुआहदा हुआ है और वो मुआहदा प्रिटेंड करता है सिंध में बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, क्योंकि तीसरे स्टेक होल्डर एज अ सीएम आप हैं, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुआहदे को लेकर कुछ सोच रही है? आपने इसको मैं जवाब देता हूँ, दोनों जवाब देता हूँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सारी लीडरशिप इस्लामाबाद में है इस वक्त। और ये हमने तो जब मैंने आपको बताया था कि स्पीकर का इलेक्शन हुआ था, डिप्टी स्पीकर का सिंध असम्बली के, तब भी मैंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से भी और बाकी जो दीगर जमातें हैं जो इंडिपेंडेंस जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद जॉइन की काउंसिल जॉइन की है उनको भी, और जमात इस्लामी के जो मेंबर हैं फ़ारूक साहब, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सपोर्ट करें और इस सिलसिले में ज़रूर
سیاست میں ہوتا ہے، آپ ہر ووٹر کے پاس جاتے ہیں اور متحدہ قومی موومنٹ کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ووٹر ہوں گے سینٹ کے، تو ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک معاہدہ ہوا ہے متحدہ قومی موومنٹ اور PMLN کے درمیان، میں یہ کلیئر کر دوں، میں نے کل بھی یہ سوال مجھ سے ہائی کورٹ میں ہوا تھا اور بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں تو ایک با اختیار لوکل گورنمنٹ موجود ہے. ہمارے سب سے بڑے شہر کراچی میں مرتضیٰ وہاب میئر ہیں، بڑا ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں. حیدرآباد میں کاشف شورو میئر ہیں. اس طریقے سے ہر جگہ پہ پیپلز پارٹی کے بھی، کچھ جگہوں پہ مخالفین کے بھی ٹاؤن کے یا میونسپیلٹیز ٹاؤنز کے میں خیال چیئرمنس کچھ ہیں، اور وہ ہم نے ان کو مکمل طور پہ، یعنی اچھا مکمل با اختیار تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، تو یہ کہنا کہ جی با اختیار کر دیں، با اختیار صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، لیکن ان کو افیکٹو کرنا تاکہ وہ اپنے فرائض انجام دے سکیں. ہم نے بڑی ترامیم کی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم تھے اسمبلی میں، اور اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر مزید ترامیم کی ضرورت ہوگی تو وہ سندھ اسمبلی کرے گی. اس کی کسٹوڈین میں بہت ہی احترام کے ساتھ PMLN نہیں ہے. PMLN کا ایک بھی نمائندہ نہیں ہے صوبائی اسمبلی سندھ میں. قانون لوکل گورنمنٹ ایک ڈیوالوڈ قانون ہے، ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، اور اس کا قانون صوبائی اسمبلی سندھ بنائے گی. تو میرا یہ خیال ہے، اور میں نے کل اسی لیے کہا تھا کہ صوبہ سندھ میں تو PMLN کا کوئی ممبر بھی موجود نہیں ہے، تو شاید متحدہ قومی موومنٹ نے جو سندھ کے اندر ہم نے اصلاحات کی ہیں لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر، ان سے امپریس ہو کے، مجھے اب اردو کا لفظ نہیں پتہ ہوگا صحیح، متاثر ہو کے شاید انہوں نے پنجاب کے لیے انہیں کہا ہے. بڑے کلیئر، مطلب اس سے اور تو مجھے سمجھ نہیں آتی بات کہ پنجاب میں بھی آپ اسی طریقے، پنجاب میں تو لوکل گورنمنٹ حکومت ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں کا معاہدہ ہوا ہے کہ سندھ میں جو، اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے کل بھی کہا تھا، بڑا کلیئرلی کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی. مزید بہتری کی ضرورت ہوگی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم خود کریں گے. ہمیں کسی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ہم اس کے لیے سندھ کے لوگوں کے لیے، سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں کے لوگوں کے لیے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں اگر مزید اصلاحات کی ضرورت ہوگی تو ہم خود کریں گے. اور متحدہ قومی موومنٹ جو کہ ایک رکھتی ہے اسٹیک صوبہ سندھ کے اندر، ان سے بھی بات کریں گے. ہم جو سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں ان سے بھی بات کریں گے، اور ہم جماعت اسلامی کے ممبر سے بھی بات کریں گے. یہ پاور سارا صوبہ اسمبلی سندھ کا ہے، تو وہ قانون جو ادھر ہوا ہے مجھے اس کا پتہ نہیں. نون لیگ کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہوا تھا، اس کمیٹی کا آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ حصہ بھی تھے. پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کابینٹ کا حصہ نہیں بنے گی، لیکن 2 روز قبل خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان آیا ہے نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہ مستقبل میں جا کر ہم جو ہے وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کابینہ کا حصہ اگر نون لیگ ڈیلیور نہیں کر پاتی تو ہم بن سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مستقبل میں جا کر مستقبل کا مجھے نہیں پتہ، رب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی فیصلہ ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ وفاقی کابینہ کا پاکستان پیپلز پارٹی حصہ نہیں بنے گی. ایک یار شرجیل کوئی تاخیر نہیں ہو رہی، کوئی تاخیر نہیں ہو رہی. آپ کو پتہ ہے یہ سارے مراحل چل رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب کا الیکشن ہے اور سینٹ کے الیکشنز ہیں، تو کابینہ چیف منسٹر نے بنانی ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر اپنی پارٹی قیادت کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد کابینہ بناتا ہے. تو میں نے ضرور ان سے مشورہ کرنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹائملی ایک اچھی ٹیم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو اس صوبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اس صوبے کی ترقی کے لیے کام کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ رہے، اب تیسری دفعہ ہیٹرک آپ نے کی ہے، تو 10 سالوں میں کون سے ایسے کام جو آپ سمجھتے ہیں آپ نے بہتر کیے ہیں، یا کون سے ایسے کام رہ گئے جن کو آپ فوکس کریں گے؟ اس میں تو مجھے 2-3 گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے گی آپ کچھ سمجھیں. لیکن دیکھیں، میں نے ترجیحات بتائی ہیں جو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، 4-5ویں بار بتا رہا ہوں. ترجیحات ایک بار بتائی جاتی، بار بار نہیں، لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں آپ کے اطلاع کے لیے. سب سے پہلے ہر حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو. پہلی ترجیح تو ہر حکومت کی، اور یہ اصول
अगर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर आप सुनेंगे तो उन्होंने भी कहा था 11 अगस्त की तकरीर 1947 वाली कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हुकूमत की, और लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ साथ मैंने बताया सबको कि हमारा मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के 3 पॉइंट्स थे, 10 पॉइंट्स थे जो उन्होंने दिए थे, और हम सिंध सूबे के हवाले से उन 10 पॉइंट्स पे काम करेंगे। और जहाँ जहाँ सिंध सूबे का इख्तियार है, अब ज़रूर वो जो सारे मंशूर था वो वफाकी हुकूमत के हवाले से कि वफाकी हुकूमत भी होगी, लेकिन उसके बावजूद हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की रहबरी में उनकी हिदायतों पे उन 10 नुकात पे काम करेंगे। एक चीज़ और जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक टास्क है जो चेयरमैन साहब ने कहा है, और पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में जब उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था एज चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट, तो उस पर भी उन्होंने कहा था कि जी पीने के पानी के हवाले से मेरी तरजीह होगी, तो ये हमारी तरजीहात होंगी। मुझे काफ़ी कहा जा रहा है कि जी फ़लानी जगह ये हुआ, मैं किसी और से कंपैरिजन नहीं चाहता। कंपैरिजन करेंगे तो फिर कंपैरिजन मैं खैर उस पर कुछ नहीं कहता वो, लेकिन ये जो सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुसलसल चौथी बार बन रही है इधर, 2008, 2013, 2018 और अब 2024, ये कंटिन्यूएशन है सूबे के लोगों की खिदमत की। ऐसा नहीं कि पहली बार बने और हम एक नई तरजीहात बताएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि सूबे के लोगों ने एक्नॉलेज किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम को। यही वजह है कि हर दफ़े हम पहले से भी ज़्यादा सीटें लेते हैं, पहले से भी ज़्यादा वोट लेते हैं, लेकिन इस वक्त ये मुझे बड़ा एहसास है कि सिंध के लोगों ने एक बहुत बड़ा मैंडेट हमें दिया है। कभी भी हम 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेके आ सके हैं सूबे के अंदर। वो मैंडेट मिलने के बाद हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर और ज़्यादा आ जाती है, और इसका इंशाल्लाह ताला जो मेरी टीम आएगी काबीना की, उनको भी एहसास है, सब सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनको लोगों ने वोट दे के कामयाब किया है उनको भी एहसास है। तो वो हम पहले से ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। आखिरी सवाल ले लें। साहब ये फरमाइएगा कि अभी रमज़ान करीब है, सिंध हुकूमत की क्या तरजीहात हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाएगी वो रमज़ान में महंगाई में कमी के हवाले से? देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज है महंगाई। वैसे ही गरीब आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ महंगाई का आ गया है, और इमीडिएटली जैसी फेडरल गवर्नमेंट आती है, उन्होंने आज मुझे नहीं ख्याल, हो सकता है अभी तक इंतखाबात हो गए हों, रिज़ल्ट आ गई है, अभी चल रहा है, तो वो रिज़ल्ट आ जाएगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कल उनका ओथ है और कल वफाकी हुकूमत आ जाएगी। उनका सबसे पहला काम यही होगा कि शायद वो जो माशी सूरत हाल है उस पर काम करें। हमारी उनसे यही एडवाइस है, और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कई बार कह चुके हैं कि जो महंगाई का बोझ है वो गरीबों से हटा के, जो कि अशराफिया है, जिनको सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जो वफाक के अंदर वजारतें ऐसी हैं जिनकी उधर डिवोल्यूशन के बाद कोई ज़रूरत नहीं है, उनको ख़त्म करें, और गरीबों के ऊपर से वो महंगाई का बोझ, इसलिए कि महंगाई किस चीज़ से होती है, सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट आता है वो तेल की कीमतों से आता है, इसलिए कि उसकी इफ़ेक्ट हर इंडस्ट्री, हर शोबे में आ जाते हैं, और वो वफाक के वाले होता है। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी वफाक से कि वो गरीबों के लिए आसानियाँ पैदा करें। और मुझे पता है IMF की साथ निगोशिएशंस होनी है, वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट तो ख़त्म हो गई, अब आगे एक एग्रीमेंट होनी है, तो उसके अंदर वो निगोशिएट ऐसे ही करें कि गरीबों के ऊपर उसका बोझ ना पड़े, और अशराफिया पे ऊपर जो सब्सिडीज़ दी जाती है, जिसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हर तकरीर में अपना जिक्र कर चुके हैं और आप सब ने सुनी होगी, मैं रिपीट नहीं करना चाहता उसको इधर। और जहाँ तक सिंध हुकूमत का ताल्लुक़ है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हमारी इंतज़ामिया जो कीमतें मुकर्रर हों उन पे अमल दरामद कराए, और उसके साथ साथ मैं दुकानदारों से भी दरख्वास्त करूँगा कि अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ़ में है। दुनिया भर में तो ये होता है, और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो बाकी त्यौहार होते हैं, अगर क्रिश्चियंस का क्रिसमस होता है तो उस ज़माने में सेलें लग जाती हैं, मैं भी कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ और चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली रमज़ान के महीने में कीमतें और बढ़ जाती हैं। तो ये हमारे लिए एक इबादत का महीना है, उसके बाद एक बड़ा त्यौहार आता है हमारा, तो
दुकानदार भी ये सोच के कीमतें अपनी लोगों के साथ कोई ज़्यादती ऐसी ना करें और कीमतें जो मुकर्रर हों उन्हीं पे लें। चेयरमैन साहब ने ये कहा था कि नए चेहरों को मौका दिया जाए, नौजवानों को मौका दिया जाए, तो काबीना अब बनाने जा रहे हैं, पार्टी से मुशावरत हुई है, क्या कोई नया चेहरा सामने आ रहा है या वही पुराने लोगों को जो है वो आगे लाएंगे? मैंने अभी मुशावरत नहीं हुई है मेरी पार्टी से, तो मैं नए पुरानों की बात नहीं करता। मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ कि 114 में से 3 निकालें, 111 मेंबर हैं, बड़ी चॉइस है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे लोग आएंगे। असम्बली से बाहर जो जमातें बिल्कुल मौजूद है वो एहतजाज मुबैन इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ कर रही है, GDA है, PTI है और दीगर लोग जो बड़ा स्टेक नहीं ले सके, क्या उनके साथ भी कोई बातचीत की उनको इंगेज कर रहे हैं या करने का प्रोग्राम? देखिए, अगर कोई भी हुकूमत के साथ, हुकूमत का दिल बड़ा होता है, कोई भी हुकूमत के साथ बात करना चाहेगा तो हम मना नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बात करेंगे उनसे। उनके जो एतराज़ात हैं वो हुकूमत से नहीं है। अगर उनके एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के साथ है तो उधर एतराज़ात तो हमारे भी हैं, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने पहले दिन ही बताया था, हमें भी कई जगहों पे एतराज़ात हैं, लेकिन हम एक कानूनी तरीका अपना रहे हैं। हम पिटिशन्स ट्राइब्यूनल्स में डालेंगे और हम अब कानूनी तौर से जाएंगे। हम मुल्क को गैर मुस्तकिम, और मुझे वैसे वो GDA का मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल कर लिया है। एहतजाज समझ नहीं आती, वो सीटों पे खड़ी कितनी पे हुए थे पूरे सिंध में, ज़रा हिसाब लगा लें। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत है, इलेक्शंस के 2-4 दिन बाद या 3 या 4 दिन बाद पीर साहब वगैरह बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे उम्मीदवार असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके अगले दिन उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जमा कराए, नोटिफाई करा दिया अपने आप को। पीर साहब की बात भी नहीं मानते अब तो वो। मुझे बड़ा अफसोस इस बात का हुआ है। जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने भी कहा, उन्होंने अभी तक अपने आप को नोटिफाई नहीं कराया, अभी तक नहीं कराया, मुझे आगे का पता नहीं है, उन्होंने एक्सपेंसेस नहीं जमा कराए। लेकिन वो GDA के उम्मीदवार तो मेरा ख्याल है दरवाजे पे खड़े हैं कि बस वो थोड़ा सा इजाज़त मिले तो हम अंदर घुसें और हलफ लें, और मैं चाहूँगा कि वो आएँ और हलफ लें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन। CM साहब 10 नकात के अंदर जो है वो 300 मेगावाट बिजली जो है 300 यूनिट फ्री करने का ऐलान किया था बिलावल भुट्टो ने, और तनख्वाह भी डबल करने का किया था, तो क्या उस पर भी आप दोनों पे अमल दरामद होगा। मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान डबल करने के लिए तो हमारा पहला भी रिकॉर्ड है, हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला करेंगे तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से, और वो कर रहे हैं। वो उस पर इलेक्शन मुहिम के दौरान उन्होंने टास्क दे दिया था, और हमने जो कुछ इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा हुआ है, और ऑलरेडी उनसे एक पहला कॉन्सेप्ट पेपर मुझे मिल भी गया है। तो आप ये बात छोड़ दें, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की एक खासियत है कि जो तहिया वो करते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने आपको कई बार बताया, एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो घर बन रहे हैं ना, 21 लाख घर, ये कभी पहले हुआ है? पहले भी सैलाब आए हैं, 42 में सैलाब आया था, फिर 73 का सैलाब था, 76 का सैलाब था, 2010 का था, 90s में 94 में सैलाब आया था, 2020 में सैलाब आया था, सब में घर तबाह हुए थे। लेकिन किसी हुकूमत ने ये तहिया ही नहीं किया कि हम घर बना के देंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि मैंने घर बना के देने, और ऐसे घर बना के देने कि चाहे एक कमरा हो लेकिन लोग दरबदर ना हो ऐसी कुदरती आफात के दौरान, और हमें टेंटों का इंतज़ाम ना करना पड़े। और अल्लाह ताला का शुक्र है, उन्होंने कहा, मैं चीफ़ मिनिस्टर था उस वक्त और मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था कि मैंने कहा ये हो कह तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे। अल्लाह रब का करम है, बिलावल साहब की तहिया था, उनकी मेहनत थी, उन्होंने वो करके दिखाया। और इस वक्त पोजीशन ये है कि इस प्रोजेक्ट, मैंने चीफ मिनिस्टर बनते दोबारा इसकी ब्रीफिंग ली है, हमने तकरीबन आधे पैसों का इंतज़ाम करके चले गए थे, और उसके अलावा हम एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से एडिशनल फंडिंग के लिए बात शुरू कर दी थी हमने, जब मैं चीफ मिनिस्टर था पहले उस वक्त। और उस पर वो काम, बीच में एक मसला आ गया था, आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन से जो हिदायत आई उसको सूबाई हुकूमतें समझी कि इन फ्लड रिलेटेड काम पे काम नहीं करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसको रेज़ किया, हमने ख़त लिखे, तो वो अलाउ हुआ कि नहीं जी, जो फ्लड रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उन पे काम जारी रहे, और वो काम जारी रहा।
اور ایڈیشنل فنڈنگ بھی. اب تو پوزیشن یہ ہے, اللہ تعالیٰ رب کا کرم ہے کہ ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو فلڈ افیکٹڈ ایریاز سے بڑھا کے جو فلڈ کے باہر ایریاز تھے اس پہ بھی ایکسپینڈ کیا جائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ کام پورا کریں گے. آخری سوال باقی سارے غیر اہم تھے کہ یار کراچی میں جو میئر ہے وہ بھی آپ کا, تو کراچی کے لیے ایسا کون سا بڑا پروجیکٹ ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن لانے جا رہی ہے آپ سے؟ دیکھیں سر اس میں ایڈ کر لیجیے گا, اوپر والے کی مدد سے اب بلوچستان یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد سے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی ہے. اس وقت گوادر میں انسانی عالمیہ جنم لے رہا ہے. آپ نے بطور وزیر اعلیٰ اور اپنے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بھی رابطہ کیا؟ بالکل میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلا آپ نے سوال کیا, دیکھیں کراچی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے ابھی نہیں, ہم جیسی ڈیٹریٹ ہوئی, پہلے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی تھی کہ اس پہ ہمیں پریشانی تھی, سیدھی سی بات ہے پریشانی تھی. اور 2012-13 میں کراچی کو 6th موسٹ ڈینجرس سٹی آف دا ورلڈ کہتے تھے. اس کے بعد قائم علی شاہ صاحب کے زمانے سے کام شروع ہوا, میں نے اس کو آگے بڑھایا اور 2020 کے اندر وہ 6 سے 125th موسٹ ڈینجرس سٹی ہو گئی. بڑی بڑی ترقی یافتہ ملکوں کے شہر بھی ہم سے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے تھے. پھر تھوڑا اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تسلی بخش نہیں ہے, یہ ایشو تھا. لیکن جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہوئے تھے, ہم نے کراچی کے لیے کراچی ڈائگنوسٹک اسٹڈی کرائی تھی. میں اس وقت فائنانس منسٹر تھا اور اس کے اندر ہم نے پانی, ویسٹ واٹر, گاربیج, ٹرانسپورٹ, الیکٹریسٹی, یہ 5 چیزوں پہ جو گیپس تھے وہ مکمل طور پہ تیار کرائے تھے. اب اس کے اندر جو فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. پھر ہم نے ورلڈ بینک سے بات کرنی شروع کی. آپ کو پتا ہوگا کراچی واٹر اینڈ سیوریج امپرومنٹ پروجیکٹ ورلڈ بینک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس اس کی فنڈنگ بھی اویلیبل ہو گئی اور ہم کر رہے ہیں. جو اماؤنٹس ہیں نا کراچی کے لیے بہت, ہم نے وہی کراچی نیبرہڈ امپرومنٹ پروجیکٹ کیا. ہم جہاں کھڑے یہاں سے تھوڑی دور پہلا اس کا تھا جو پیپل اسکوائر ہم نے بنایا تھا. اس کے بعد کراچی کے اندر کراچی لیویبل سٹی او کلک کے نام سے پروجیکٹ کیا. اس کے اندر 5 یا 6 اسٹیڈیمز تیار ہیں. تو یہ نہیں کوئی نئی بات کر رہے ہیں ہم. آگے ہم نے کراچی کے پانی کے لیے K4 کے لیے ابھی میرا پہلا خط پہلے خطوط میں میں انتظار کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم حلف اٹھا لیں. خط تیار ہے, مجھے سائن کرنا ہے, اس لیے مجھے حلف اٹھائیں گے تو پھر ان کا نام لکھ سکتا ہوں میں ادھر. تو انہیں یاد دلاؤں گا میں کہ انہوں نے کراچی میں آ کے چیف منسٹر ہاؤس میں کہا تھا, اور نہ صرف خود کہا تھا, اپنے کابینہ کے جو ادھر وزراء موجود تھے, احسن اقبال صاحب, عائشہ غوث پاشا صاحبہ موجود تھی, انہیں کہا تھا کہ جی میں نے K4 کے لیے فنڈز مہیا کرنے. اب ہوا کیا, 16 ارب رکھے تھے غالباً, 16 ارب. ابھی تک یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, اب یہ مارچ شروع ہو گیا ہے, ابھی تک 4-4.5 ارب روپے آئے ہیں اس میں. تو میں نے ان کو یاد دلانا یہ چیزیں. اس کے علاوہ جو K4 کا سیکنڈ پارٹ ہے اس پہ ہم نے آلریڈی کام شروع کر دیا. میں نے بتایا ورلڈ بینک سے وہ سائن کرنے کے لیے میں نے کل آتھرائز کیا ہے واٹر بورڈ کو کہ وہ جا کے اگریمنٹ سائن کریں. تو ہماری یہ سوچ چلتی رہی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ کراچی کو جنہوں نے خراب کیا ہے ان سے, اور وہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں, اب میں اتنے لمبا آپ نے مجھے خواہ ناراض کرائیں گے مجھ سے لوگوں کو. آج آپ دیکھیں نا جا کے جس طریقے سے سروس روڈز پہ قبضہ, سروس روڈز پہ الاٹمنٹ, نالوں کے اوپر دکانیں, یہ کس نے بنوائی ساری یار. تو اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا. جنہوں نے خراب کیا ان کو جواب دہ کریں. مرتضیٰ وہاب ان شاء اللہ تعالیٰ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ ایک با اختیار, میں نے کہا با اختیار اللہ کی ذات ہے, لیکن اپنے دائرے کے اندر ایک با اختیار میئر ہو کے یہ سارے مسئلے حل کرے گا. تھینک یو.